नागार्जुन की कविताओं पर बातचीत कर रहे थे और पहले दिन यह बात आई थी कि उनकी रचना के केंद्र में लोक संवेदना है और उसी लोक संवेदना के कारण जीवन और जगत के साथ एक गहरा जुड़ाव नागार्जुन अनुभव करते हैं और जहाँ कहीं भी उन्हें कोई बात खटकती है तो उस पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वह प्रतिक्रिया प्रायः व्यंग्य के रूप में होती है और व्यंग्य में असहमत, अमर्ष और आक्रोश का स्वर देखने को मिलता है। नागार्जुन की जो प्रवृत्ति है वह बहुत कुछ कबीर से मिलती जुलती है। कबीर को जहाँ जिस भी धारा में, पंथ में कुछ काम लायक चीज़ मिलती है उसको वो स्वीकार करते हैं और जहाँ उनको कुछ खटकता है वो बिना किसी लाग लपेट के उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल यही स्थिति नागार्जुन के यहाँ भी है कि वो संपूर्ण क्रांति के समर्थन में रहते हैं, लेकिन जब उनको कोई बात खटकने लगती है तो खिचड़ी विप्लव देखा मैंने जैसी कविता भी रचते हैं। आज़ादी का स्वप्न नागार्जुन में भी है, मगर जब देखते हैं कि वो आज़ादी नहीं है तो आज़ादी के प्रति उनका जो मोह है वो भंग हो जाता है और जहाँ जहाँ आज़ादी के उन सपनों से प्रतिकूल स्थितियाँ देखने को मिलती हैं नागार्जुन उन पर तीखा व्यंग करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने कबीर के बाद नागार्जुन को सबसे बड़ा व्यंग्यकार कहा है। व्यंग्यकार, व्यंग करने वाला। और डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है नागार्जुन की खासियत यह है कि वे दूसरों पर ही व्यंग नहीं करते हैं, अपने ऊपर भी हंस सकने का साहस नागार्जुन के पास है। जैसे चुपचाप स्थितियों को देखते हुए, सहते हुए जब वो अपने को देखते हैं तब अपने को बनमानुष कहते हैं, 70 साला उजबक कहते हैं, उजड़ मूड। पिछली कक्षा में मैंने पछाड़ दिया, मेरे आस्तिक ने कविता की चर्चा की थी। उस कविता में रत्नेश्वर नाम के एक युवक के साथ वो सुबह सुबह परमान नदी के किनारे टहलने निकले हैं और उनकी इच्छा है उगते हुए सूर्य को देखना और बहुत दिनों से उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा नहीं है। रत्नेश्वर से कहते हैं कि इसको जी भर के देखना है और बहुत दिन हो गए हमने ऐसे सूर्य को नहीं देखा। सोते सोते ही समय बीत जाता है, भूल गया है जनपदों का स्पर्श। और उसके बाद कोष्ठक में नागार्जुन लिखते हैं कि हाय रे आंचलिक कथाकार। नागार्जुन को आंचलिक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वाक्य खुद नागार्जुन का अपने ऊपर किया जाने वाला व्यंग्य है। घिन तो नहीं आती, नागार्जुन की कविता है कि ट्राम में ढेर सारी सवारियां एक साथ यात्रा करती हैं और उसमें गाड़ी हिचकोले लेती है, मजदूर तबका भी है साथ में।
सुर्ती खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, पसीने से लथपथ गाड़ी जब हिचकोले खाती है तो अगल बगल के लोग एक दूसरे से टकराते हैं। नागार्जुन लिखते हैं कि उनके पसीने की गंध उनके शरीर का तुम्हारे शरीर से टकरा जाने से कहीं तुमको घिन तो नहीं आती। ये अभिजन पर किया गया व्यंग्य है। ऐसे ही एक कविता में कुछ युवतियां जाती हैं मतदान करने और देखती हैं, मैंने चमचमाती हुई गाड़ी से अच्छे कपड़े लत्तों में आती हैं और देखती हैं कि किसी की उंगली पर निशान लगाया जा रहा है और वो सोचती हैं कि हमारी सुंदर उंगलियों पर ऐसे भद्दे निशान लग जाएंगे तो वो वोट देने का विचार छोड़ देती हैं। धार्मिक पाखंडों पर नागार्जुन ने प्रहार किया है कि वो लिखते हैं कि बुढ़ापे में पुष्टई के लिए मुझे भी तो नहीं जाना होगा किसी मठ के अंदर। जो मठ होते हैं प्रायः वहाँ भी पाखंड और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। नागार्जुन उस पर चोट करते हैं। पुष्टई का मतलब होता है मैंने स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ प्राप्त करना, पुष्ट बलवर्धक। नागार्जुन जब राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग करते हैं तो उनके व्यंग्य बहुत तीखे होते हैं। तात्कालिक घटनाओं स्थितियों पर भी वो व्यंग करते हैं, लेकिन व्यंग के कारण वो तात्कालिक घटनाएं, स्थितियाँ जब कविता का रूप ले लेती हैं तो वो कालजयी कविता का रूप ले लेती हैं। जहाँ दूसरे कवि उन स्थितियों को हूबहू केवल चित्रित करते हैं, जब घटना, स्थिति, परिस्थिति का यथा तथ्य वर्णन हो जाता है तब उसमें तात्कालिकता होती है। लेकिन जब व्यंग्य का समावेश होता है तो वो कविता तात्कालिक नहीं रह जाती है, वो कविता बराबर नहीं होती चली जाती है, कालजयी होती चली जाती है। तो नागार्जुन की व्यंग्य की ढेर सारी कविताएं ऐसी ही हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य करते हैं नागार्जुन। उनकी एक बहुत चर्चित कविता है प्रेत का बयान। प्रेत का बयान शीर्षक कविता में एक प्रेत है और वो यमराज के दरबार में पहुंच गया है। यमराज उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई? भूख से, अकाल से, महामारी से, कालाजार से कैसे तुम्हारी मौत हुई? तब वो कहता है कि और चाहे आप जो कहिए, लेकिन भूख, महामारी का नाम मत लीजिए, क्योंकि यह हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और जो वो अपने बारे में बताता है, पहले अपना परिचय देता है कि मैं यहाँ का हूँ, मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी आपके दरबार में ही आपकी शरण में आ चुके हैं और मैं ही बचा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ करमुई की पत्तियाँ बची हुई थी तालाब में, मैंने उसको खाकर अभी मेरा जीवन यापन हो सकता था और किसी बीमारी से मेरी मौत नहीं हुई है। मेरी मौत इसलिए हुई है कि मेरी आंतें पेचिश का हमला सह नहीं सकी। और कीजिए न कीजिए आप चाहे विश्वास,
वो प्रेत कहता है यमराज से, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश, और भले व्याधियां हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाह किट किट करने लगा जोरों से प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसा किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे सामने फिर कभी भूख का। निकल गया भाव आवेग का, शांत स्तमित स्वर में प्रेत फिर बोला, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह नहीं सकी आंत जब पेचिश का हमला। जब ये कहा जाएगा कि हमारी मौत भूख से हुई है, तो इसका अर्थ होगा कि व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। चूंकि व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती है, इसलिए कवि ये कहता है कि भूख का नाम मत लीजिएगा और भूख से हमारी मौत नहीं हुई। देश जब आज़ाद हो रहा था तो उसी समय ढेर सारे जो नेता थे वो अंग्रेज़ों के साथ तालमेल बना रहे थे। ढेर सारे जो जमींदार थे वो कांग्रेस में भर्ती हो गए थे और उनको देश दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। ख़ास तौर पर गरीब जनता से, दलित पीड़ित शोषित तबके से उनको कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने हितों के लिए उसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस की इस स्थिति पर, उसकी दृष्टि में होने वाले इस बदलाव पर नागार्जुन ने तीखा व्यंग किया है कि पेट पेट में आग लगी है, घर घर में है फाका, यह भी भारी चमत्कार है कांग्रेसी महिमा का। ये कांग्रेस की महिमा है कि लोग भूख से मर रहे हैं। और वो जो आज़ादी है, वो आज़ादी किसके लिए थी? आज़ादी आम जनता के लिए थी। मगर आज़ादी वास्तव में हुई किसकी? पूंजीपतियों की हुई। जो अमीर थे अमीर होते चले गए, जो गरीब थे गरीब होते चले गए। दलित पीड़ित शोषित गरीब वंचित समुदाय की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। पूंजीपति सेठ साहूकार अच्छी स्थिति में आ गए। अपनी एक कविता में नागार्जुन कहते हैं कि किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है, मालिक बुलंद है, कुली मजूर पस्त है, सेठ यहाँ सुखी है, सेठ यहाँ मस्त है, उसकी है जनवरी, उसी का अगस्त है। यह जो 15 जनवरी की खुशी है, यह जो 15 अगस्त की खुशी है, यह 26 जनवरी की जो प्रसन्नता है, वह सबके लिए नहीं है। इस आज़ादी से जिसको खुशी है, इस आज़ादी से जिसको लाभ हुआ है, दरअसल यह खुशी मनाने का जो समय है वह उसी के लिए है। जो आर्थिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार है, कोटे की व्यवस्था तो लागू की गई थी गरीब जनता के लाभ के लिए कि राशन कपड़े की पहुंच सब तक हो सके, सस्ते दाम में सबको अन्न और वस्त्र उपलब्ध हो सके, इसके लिए वो व्यवस्था की गई थी। लेकिन वो व्यवस्था भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई
और लोगों ने तरह तरह के तरीके खोज लिए। अधिकारियों, नेताओं को प्रसन्न करके कालाबाजारी, चोरबाजारी शुरू हुई और इस रूप में भी सेठ साहूकार अमीर से अमीर होते चले गए और जनता भूखमरी से मरती रही। नागार्जुन की एक कविता है नया तरीका। उस नया तरीका कविता में उस पूरी स्थिति का वर्णन करते हैं कि कैसे एक कोटे वाला, राशन वाला नेताओं, अधिकारियों को खुश करके चोरबाजारी करता है। 2000 मन गेहूं आया 10 गांवों के नाम, राधे चक्कर लगा काटने, सुबह हो गई शाम। राधे वो कोटेदार, राशन वाला, सौदा पटा बड़ी मुश्किल से, पिघले नेता राम, पूजा पाकर साध गए, चुप्पी हाकिम हुक्काम। भारत सेवक जी को था अपनी सेवा से काम, स्वार्थ से काम। खुला चोर बाजार बढ़ा, चोकर चूनी का दाम। भीतर झुरा गई ठठरी, बाहर झुलसी चाम। भूखी जनता की खातिर आज़ादी हुई हराम। नया तरीका अपनाया है राधे ने इस साल, बैलों वाले पोस्टर साटे, चमक उठी दीवाल। लोग सत्तासीन दलों को खुश करने के लिए उसके पोस्टर अपने घरों पे चिपका देते हैं। जिस पार्टी का शासन होता है उस पार्टी के झंडे अपनी गाड़ियों पर लगा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक समझ गया सब हाल, सरकारी गल्ला चुपके से भेज रहा नेपाल। अंदर टंगे पड़े हैं गांधी, तिलक, जवाहरलाल। चिकना तन, चिकना पहनावा, चिकने चिकने गाल। चिकनी किस्मत, चिकना पेशा, मार रहा है माल। नया तरीका अपनाया है राधे ने इस साल। देखो, कविता बहुत सही सहज ढंग से संप्रेषित होने वाली कविता है, क्योंकि कवि ने जनता की यथार्थ स्थिति को जनता तक पहुंचाने के लिए जनभाषा को माध्यम के रूप में अपनाया है। ऐसे ही ब्रिटेन की रानी जब भारत में आई थी तो उनके स्वागत सत्कार का एक माहौल बन गया था और उस माहौल से एक तरह से नागार्जुन की असहमत थी और नागार्जुन ने उस पर टिप्पणी की, कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। दामोदर सिंह जी ने लिखा है कि नागार्जुन ने इतने व्यंग्य चित्र खड़े किए हैं कि अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो एक एल्बम ही तैयार हो जाएगा। विनोबा भावे, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इधर जवाहरलाल नेहरू, इन सब पर उन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं। नागार्जुन ने कुछ दोहे लिखे हैं और उन दोहों में आपातकाल के ऊपर एक तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
शासन की बंदूक। उसमें से एक दोहा है, देश को आज़ाद कराने में तो तमाम धाराएं काम कर रही थी, स्वाधीनता संघर्ष की विविध धाराएं थीं, उसके विविध आयाम थे, सामाजिक सुधार आंदोलन भी था, मजदूरों और किसानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन भी था, और संसद के रास्ते चलने वाला आंदोलन भी था, और क्रांतिकारियों का आंदोलन भी था। महात्मा गांधी का रास्ता था, सत्य अहिंसा का रास्ता था। जो सरकार बनी, यह माना गया कि यह सरकार गांधी के अनुयायियों की सरकार है, तो गांधी के अनुयायियों की सरकार को सत्य और अहिंसा पर बल देना चाहिए था, उसको अपनी नीतियों में अपनाना चाहिए था, मगर ऐसी कोई नीति अपनाई नहीं गई। और आज़ादी के बाद गांधी के रास्ते से देश बहुत दूर चला गया। अगर गांधी के रास्ते पर देश चला होता तो शायद इतनी सारी दिक्कतें नहीं पैदा हुई होती जितनी दिक्कतें आज पैदा हुई हैं। जैसे महात्मा गांधी आत्मनिर्भर इकाइयों की बात करते थे कि आत्मनिर्भर गांव हों, जो अति आवश्यक ज़रूरतें हैं वो गांव के स्तर पर ही पूरी हो जाए, फिर उससे ऊपर की एक इकाई हो, उसके ऊपर की एक इकाई हो, और ऐसा हुआ नहीं। जो आत्मनिर्भर व्यवस्था थी गांव की, वह भी टूट गई, इसलिए गांव भी लोगों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रह गए। इस कोरोना के संकट में दूर दूर घरों से दूर जो लोग गए थे, गरीब मजदूर, वो अपने गांव की ओर लौट रहे थे, घरों को लौट रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको यह विश्वास था कि हम अपने गांव में अपने घर पहुंच जाएंगे तो किसी तरह जी लेंगे। यहाँ तो हम भूखे ही मर जाएंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। नागार्जुन लिखते हैं, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ। नागार्जुन ने एक कविता में यह लिखा है कि सत्य को लकवा मार गया है। सत्य अगर दिन भर में यह तय किया जाए कि आज बगैर झूठ बोले काम चलाना है, यह तय करो, सुबह सुबह या सोते समय तय कर लो कि कल दिन भर हमको झूठ नहीं बोलना है, कल 24 घंटे झूठ नहीं बोलना है, और बराबर उस पर ध्यान रखो। दिन में कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी कि तुमको लगेगा कि अब झूठ बोले बिना काम नहीं चल सकता। तो सत्य यहाँ घायल हुआ, जगह जगह सत्य को चोट पहुँचती है। गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जो राजनीतिक व्यंग्य हैं उसमें चूंकि जो सत्ता दल है या जो विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। इसलिए ढेर सारे लोग विधायक और सांसद होना चाहते हैं। उनमें से ऐसे लोगों का प्रतिशत ज़्यादा होता है जो सुख सुविधाओं की चाह में
विधायक या सांसद बनना तय करते हैं। और यह तो एक तथ्य है कि विधायकों और सांसदों पर ढेर सारे संगीन आरोप हैं, गंभीर अपराधों में लिप्त रहे हैं और वो विधानसभाओं, विधान परिषदों, राज्यसभा, लोकसभा में बैठे हुए हैं, देश की तकदीर लिख रहे हैं। और यह भी एक सच्चाई है कि विधायक और सांसद होने के लिए बड़ी पार्टियों में से टिकट पाने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। वैसे ही तरीके की चर्चा एक कविता में नागार्जुन करते हैं। कविता का शीर्षक है आए दिन बहार के। श्वेत श्याम रत्नार अखिया निहार के, सिंडकेटी प्रभुओं की पग धूर झार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, खिले हैं दांत जो दाने अनार के, आए दिन बहार के। हाथ पैर जोड़कर, लाभ पहुंचाकर, टिकट मार कर, टिकट लेकर नहीं, टिकट मार कर, इस टिकट मार लेने में ही उस सारा भ्रष्टाचार छिपा हुआ। तो नागार्जुन ऐसी राजनीतिक विकृतियों पर भी जगह जगह तीखा व्यंग करते हैं। और जो गांधी के अनुयायी थे, उन गांधी के अनुयायियों पर, मैंने जिनका काम ही था गांधी के सपनों को पूरा करना, वे भी दबाव में, लाभ लोभ के चक्कर में पड़ गए और गांधी के सपनों से दूर होते चले गए। नागार्जुन ने तीनों बंदर बापू के शीर्षक कविता उनको प्रश्नों के दायरे में रखने के लिए लिखी है कि बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले, तीनों बंदर बापू के। ये जीवन दानी तो किसको जीवन दान देने वाला? जाहिर सी बात है कि उनको शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित तबके को जीवन दान देना था, मगर वो जीवन दान किसी और को दे रहे थे। ज्ञानी निकले, ध्यानी निकले, तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले, तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले, तीनों बंदर बापू के। और देखो बहुत तीखी चोट करते हैं। सर्वोदय के नटवर लाल, फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल, ढाई घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। कि सर्वोदय के नाम पर ये सब हो रहा है, और उदय किसका हो रहा है? शोषक वर्ग का उदय हो रहा है, जिसमें गांधी के अनुयायी भी शामिल हैं। आगे और साफ, लंबी कविता है ये, आगे और साफ कहते हैं, सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के,
युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, दल से ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हैं आंखें मीचे तीनों बंदर बापू की। जितनी समस्याएं हैं उन सब से वो आंखें मुदे हुए हैं, उनको उन समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। कैसे उनको लाभ पहुंचाने वालों का भला हो, कैसे उनका अपना भला हो, कैसे उनको सुख सुविधाएं मिले, इस पर उनका ध्यान ज़्यादा है। इस तरह से नागार्जुन जो सामाजिक विकृतियां हैं, धार्मिक पाखंड हैं, राजनीतिक विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, उन सब पर व्यंग करते हैं और उस व्यंग में कहीं कहीं उनका स्वर बहुत तीखा होता है और कहीं कहीं वो चुटकियां भी लेते हैं।